हेलो, नमस्कार जी। तो ये हमारी वीडियो लेक्चर की श्रृंखला है जिसमें हम बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, जो है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पेपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हमने पिछले वीडियोज में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, हमने वो कर रखा था एविडेंस विच सपोर्ट दैट DNA act as genetic material। ऐसे एविडेंस की बात कर रहे थे हम जो ये बात प्रूव करते हो कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन या RNA। इनमें हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी के काम के बारे में कि उन्होंने क्या बताया इन परमाणुओं के बारे में, इन एविडेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे हर्शे और चेज के बारे में। हर्शे और चेज ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी ये प्रूव करने की कोशिश की और प्रूव किया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन या RNA। हर्शे और चेज ने बैक्टीरिया पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन हिंदी में अगर कहें तो जीवाणु के पारकर्मण प्रयोग। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के एक्सपेरिमेंट किए थे हर्शे और चेज ने। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की मेथड होती है। लैंगिक संयुग्मन की एक मेथड होती है, लैंगिक जनन की एक मेथड होती है। सिंपल भाषा में कहें तो लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड होती है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के लिए 3 मेथड आती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं दूसरा ट्रांसडक्शन पारकर्मण और तीसरा कॉन्जुगेशन। ये 3 तरीकों से बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ट्रांसडक्शन भी एक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की मेथड है। इसके अंदर होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले आप मतलब समझो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक जीव का DNA दूसरे जीव में जाए, एक जीव के जीन दूसरे जीव में चले जाए, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरे रिप्रोडक्शन जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही जीव के DNA या जीन रहें, वो रिप्रोडक्शन तो होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल कौन सा हो गया, जिसमें 2 अलग अलग जीवों के DNA आपस में मिक्स हों। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया है
ये बैक्टीरिया ए है और ये बैक्टीरिया बी है। ए बैक्टीरिया से डीएनए, ए बैक्टीरिया से डीएनए बी बैक्टीरिया में जाता है और ये जो जाने का तरीका है ये जाता है बाई बैक्टीरियोफेज। किसके द्वारा जाता है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस होते हैं। ये क्या होते हैं? वायरस होते हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाणुभोजी। तो अगर डीएनए जीवाणुभोजी के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है उस मेथड को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। और इस ट्रांसडक्शन के कुछ प्रयोग किए थे हर्शे और चेज ने और ये प्रूव किया था कि डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हर्शे और चेज ने क्या किया था। हर्शे और चेज ने बैक्टीरिया काम में लिए थे, उनका नाम था ई कोलाई। ई कोलाई पूरा नाम इस्चेरिशिया कोलाई। अपने ह्यूमन की जो कोलोन होती है उसका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादातर इसी बैक्टीरिया को काम में लेते हैं। कोकस बैक्टीरिया है, राउंड शेप का बैक्टीरिया होता है ये। एक तो बैक्टीरिया तो क्या उनसे काम में लिए थे? ई कोलाई। और दूसरी चीज़ें इन्होंने काम में ली थी बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी। बैक्टीरिया तो क्या हो गए? जीवाणु। और बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को रोग फैलाते हो, बैक्टीरिया के अंदर रोग फैलाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज काम में लिए थे इन्होंने T2 फेज। कौन से काम में लिए थे? T2 फेज। T2 फेज जो होते हैं इनकी शेप कुछ इस प्रकार की होती है कि एक पॉलीहेड्रल हेड होता है, सर होता है इनका, और बाकी पोर्शन होती है टेल। हेड और टेल। हेड जो होता है, हेड के अंदर पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। अब हम जानते हैं कि ये आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। लेकिन हर्शे और चेज ये बात नहीं जानते थे कि वो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। इनको इतना ही पता था कि आनुवांशिक पदार्थ होता है वो हेड के अंदर पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ के बाहर जो एक कवरिंग होती है हेड की, उसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड या कोट। कैप्सिड या कोट। कैप्सिड या कोट जो है ये अब हम जानते हैं कि ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। लेकिन हर्शे और चेज ये नहीं जानते थे कि ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। बाकी हिस्सा होता है टेल। टेल किस काम में आती है? टेल का काम होता है अटैचमेंट विथ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ जुड़ने के काम में आती है, बैक्टीरिया पर जाकर चिपकने के काम में आती है टेल। बैक्टीरियोफेज काम कैसे करते हैं? जैसे ही इनको कोई बैक्टीरिया मिलता है, मिलते ही सबसे पहले ये अपनी टेल की सहायता से, जो अपनी टेल है, जो पूंछ है, उसकी सहायता से उसकी वाल के ऊपर क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। वाल पर क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं।
पहला काम क्या होता है? अटैचमेंट का, अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद में दूसरा काम क्या करते हैं? ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, दूसरा काम क्या करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं, एंटर करवाते हैं, जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजते हैं। एंट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ है वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। अब आनुवांशिक पदार्थ आने के बाद क्या होता है? ये आनुवांशिक पदार्थ आने के बाद में अपने आप की खूब सारी क्या करवाता है? कॉपीज बनाता है। और ये काम होता है थर्ड काम, जिसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण। खूब सारी कॉपीज बन जाती हैं। कॉपीज बनने के बाद में ये वापस क्या होते हैं? चौथा काम क्या होता है? छोटे छोटे फेज पार्टिकल बनते हैं और जिनके अंदर ये फोर्थ काम क्या होता है? इसको बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग, पैकेजिंग में क्या होता है? जो वायरस पार्टिकल्स सिंथेसाइज हुए थे वो फेज पार्टिकल्स में पैकेज हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं और लाइसिस, सेल लाइसिस के द्वारा रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये लास्ट क्लास में आपने जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी उसमें इनके बारे में डिस्कस किया होगा। वायरस की लाइफ साइकिल ऑफ वायरस दो टाइप की होती है, लाइसोजेनी और लाइटिक लाइफ साइकिल। ये जो लाइटिक लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है? जैसे वायरस आते हैं, इनका डीएनए एंटर करता है, उस पार्टिकल, उस डीएनए के खूब सारी कॉपीज बनती हैं और वो नए वायरस पार्टिकल्स में पैक होती हैं और सेल लाइसिस से बाहर निकल जाती हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो कोट है, जो कोट या जो कैप्सिड है, वो तो क्या होता है? बाहर ही रहता है, हमेशा क्या रहता है? बाहर रहता है। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बात? यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं। कोट तो क्या होता है? रिमेन आउटसाइड, और जो जेनेटिक मटेरियल है ये एंट्री इनटू बैक्टीरिया, जो होस्ट बैक्टीरिया है उसके अंदर एंटर करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये हर्शे और चेज पहले से जानते थे इस T2 बैक्टीरियोफेज के बारे में, T2 बैक्टीरियोफेज के बारे में। अब हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट क्या किए? हर्शे और चेज ने दो अलग अलग जगह T2 बैक्टीरियोफेज लिए, T2 फेज और T2 फेज। जो फर्स्ट वाले T2 फेज थे उन्हें इन्फेक्ट विथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन से? ई कोलाई, ग्रो इन P32 containing
ग्रोथ मीडियम। अब ये बात थोड़ी सी आपको समझने वाली है। इन्होंने T2 फेज लिए और उनको ऐसे ई कोलाई के साथ इन्फेक्ट करवाया जो P32 रेडियो लेबल्ड कंटेनिंग ग्रोथ मीडियम में उग रहे थे। मतलब कुल मिला के एक प्लेट थी, उस प्लेट पर कल्चर मीडियम था, ग्रोथ मीडियम, और उस ग्रोथ मीडियम में जो फॉस्फोरस थी, जो पूरी की पूरी फॉस्फोरस थी, फॉस्फोरस का जो सोर्स था, उसको क्या कर दिया, P32 लेबल्ड कर दिया, P32 रेडियो लेबल्ड कर दिया। मतलब इस कल्चर मीडियम में अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो फॉस्फोरस होगी वो कैसी होगी, P32 लेबल्ड। कैसी होगी, P32 लेबल्ड। ठीक है। और इस बैक्टीरिया, ये तो क्या हो गया आपका बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया को अगर कोई इन्फेक्ट कर रहा है वायरस या T2 फेज, इस बैक्टीरिया को अगर T2 फेज इन्फेक्ट कर रहा है तो T2 फेज के अंदर जो DNA होगा उसमें भी फॉस्फेट कौन सी होगी, P32 लेबल्ड। कौन सी होगी, P32 लेबल्ड। ये बात हम जानते हैं कि फॉस्फोरस है, ये कहाँ होती है, फॉस्फोरस कहाँ पाई जाती है, ये DNA का कंपोनेंट होता है, DNA का कंपोनेंट होता है, नॉट इन प्रोटीन। ये प्रोटीन में नहीं पाई जाती, DNA में ही होती है। ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, T2 फेज लिए और उनको ऐसे ई कोलाई के साथ इन्फेक्ट करवाया जो ई कोलाई P32 लेबल्ड ग्रोथ मीडियम में ग्रो कर रहे थे, P32 लेबल्ड ग्रोथ मीडियम में ग्रो कर रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो T2 फेज हैं इनका जो DNA है, T2 फेज का जो DNA है वो DNA क्या हो गया, लेबल्ड विथ P32। DNA क्या हो गया, P32 से लेबल्ड हो गया, DNA अलग दिखने लग गया इनका। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उसके अंदर क्या किया, T2 फेज लिए और इन T2 फेज को इन्फेक्ट करवाया ऐसे ई कोलाई से। बैक्टीरिया कौन से थे इनके पास, ई कोलाई, जो S35 कंटेनिंग ग्रोथ मीडियम में ग्रो कर रहे थे। मतलब ऐसे कल्चर बैक्टीरिया काम में लिए जो खुद S35 लेबल्ड सल्फर वाले मीडियम में ग्रोथ कर रहे थे। कुल मिला के समझने की बात क्या है कि एक प्लेट थी और उस पे जो कल्चर मीडियम था, जो ग्रोथ मीडियम था, उस ग्रोथ मीडियम के अंदर जो सल्फर थी वो सारी की सारी सल्फर कैसी थी, S35 लेबल्ड। सारी की सारी सल्फर कैसी थी, S35 लेबल्ड। अब उस ग्रोथ मीडियम पे अगर कोई बैक्टीरिया आएगा, ग्रो करेगा, तो वो बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, उस बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन होगी वो प्रोटीन कैसी होगी, S35 लेबल्ड। कैसी होगी, S35 लेबल्ड। और वायरस अगर उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो वायरस के अंदर जो प्रोटीन बनेगी वो भी कैसी होंगी, S35 लेबल्ड। तो कुल मिला के अगर ऐसे ई कोलाई से इनको इन्फेक्ट करवाया तो जो T2 बैक्टीरियो फेज थे
इनकी जो प्रोटीन थी, क्योंकि सल्फर होता है वो डीएनए में नहीं होता, कहाँ होता है, प्रोटीन में ही होता है। प्रोटीन का जो एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है मिथियोनिन अमीनो एसिड, उस मिथियोनिन के अंदर क्या होता है, सल्फर होता है। तो सल्फर कहाँ होता है, केवल प्रोटीन में होता है। तो T2 बैक्टीरियोफेज की जितनी भी प्रोटीन थी वो कैसी हो गई, S35 लेबल्ड। अब पहले एक एक्सपेरिमेंट में तो इन्होंने क्या किया, T2 बैक्टीरियोफेज के डीएनए को P32 लेबल्ड कर लिया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने T2 फेज की प्रोटीन्स को S35 से लेबल्ड कर लिया। अब इतना करने के बाद इनको इन्फेक्ट करवा लिया। इन्फेक्ट करवाने के बाद में इनका क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। अपकेंद्रीकरण किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया और जो बैक्टीरियोफेज जो बचे हुए थे, जो कोट जो चिपका हुआ था सेल वॉल के ऊपर बैक्टीरिया की पर, वो अलग अलग हो गए। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हुआ, कोट ऑफ फेज, जिसको इन्होंने नाम दिया था गोस्ट, एंड होस्ट बैक्टीरिया डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। जो कोट था फेज का, जिसको घोस्ट नाम दे दिया इन्होंने, वो बैक्टीरिया, होस्ट बैक्टीरिया से क्या हो गया, अलग अलग हो गया। थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ही हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे ही बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करते हैं तो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो कहाँ आ गया, बैक्टीरिया के अंदर। जेनेटिक मटेरियल तो कहाँ गया, बैक्टीरिया के अंदर। और जो बचा हुआ बैक्टीरिया था, जो बचा हुआ फेज था, रिमेनिंग फेज, जिसमें क्या था, कोट प्लस टेल, जो कैप्सिड और टेल थे, इनको क्या नाम दिया इन्होंने, गोस्ट नाम दिया। क्या नाम दे दिया, गोस्ट। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ये जो रिमेनिंग फेज था जिसमें कोट प्लस टेल शामिल थे, उसको क्या नाम दिया, गोस्ट। तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करते ही गोस्ट और होस्ट बैक्टीरिया क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, इनको रब कर रहा हूं मैं। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट था, जिसमें हमने P32 लेबल्ड ग्रोथ मीडियम लिया था, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद दो पार्ट प्राप्त हुए हमें। एक तो ये अनलेबल्ड पार्ट और दूसरा वह लेबल्ड पार्ट। लेबल्ड किससे, विथ P32 फॉस्फोर से लेबल्ड। अनलेबल्ड था, उसमें तो हमें क्या मिले, गोस्ट मिले। गोस्ट क्या,
कोट प्लस टेल विदाउट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो होस्ट के अंदर चला गया और जो बाहर बच गया जिसे हम क्या कहते हैं, गोस्ट। तो गोस्ट मिला हमें, वो तो क्या था, अनलेबल्ड। और लेबल्ड क्या मिला, होस्ट बैक्टीरिया। क्या मिला, होस्ट बैक्टीरिया। होस्ट बैक्टीरिया के अंदर लेबलिंग आ गई। लेबलिंग हमने ली कहाँ पर थी, T2 फेज के अंदर, और ये मिली हमें कहाँ पर, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो हमारा बी एक्सपेरिमेंट था, उसमें आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन दो पार्ट मिले। एक तो लेबल्ड तो मिले गोस्ट, और अनलेबल्ड मिले होस्ट बैक्टीरिया। अनलेबल्ड क्या मिले, होस्ट बैक्टीरिया। ये रिजल्ट्स आए हर्शे और चेज के पास में, ये रिजल्ट्स आए, और इन रिजल्ट्स के आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर P32 से लेबल्ड करते हैं हम, तो P32 लेबलिंग कहाँ होती है, डीएनए में होती है। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हम देखें तो P32 लेबलिंग हमें अब कहाँ मिल रही है, बैक्टीरिया के अंदर। तो सीधी सी बात है, इनका जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, मतलब डीएनए एंटर करता है। तो होस्ट बैक्टीरिया में लेबलिंग क्यों आई, ड्यू टू एंट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए ऑफ T2 फेज। T2 फेज के जेनेटिक मटेरियल की एंट्री की वजह से होस्ट बैक्टीरिया में लेबलिंग आई। P32 प्रोटीन में नहीं होता, और प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, कोट में। तो इसलिए गोस्ट जो मिले वो कैसे थे, अनलेबल्ड, क्योंकि P32 डू नॉट फाउंड इन प्रोटीन मीन्स इन कोट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखें, जहां पर लेबलिंग किस चीज की थी, S35 लेबल्ड सल्फर। यहां पर हमें लेबलिंग कहां पर मिली, इन गोस्ट, क्योंकि S35 है ये कहां पाया जाता है, प्रोटीन में, और प्रोटीन कहां होती है, कोट में। और हमें पता है एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन कोट रिमेन आउटसाइड, कोट बाहर रहता है, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं करता। होस्ट बैक्टीरिया कैसे मिले, अनलेबल्ड। क्यों, क्योंकि S35 है वो डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता। होस्ट बैक्टीरिया में तो केवल डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ही एंटर करता है, और उसके अंदर ये आपका S35 मिलता नहीं है। ये कहाँ मिलता है, प्रोटीन में, और प्रोटीन कहाँ होती है, कोट में। इसलिए कोट तो मिला लेबल्ड, और डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल जहाँ एंटर किया वो जगह मिली हमें अनलेबल्ड। ये हर्शे और चेज ने प्रूव किया कि बैक्टीरियोफेज जो T2 बैक्टीरियोफेज हैं उनमें एक जगह से दूसरी जगह, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करवाता है वो फैक्टर डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन। थैंक यू। ये हमारी जेनेटिक मटेरियल के बारे में बातें थी। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।